एक पार्ट है और पढ़ना एक पार्ट है। उसमें हमारे एक आदरणीय गुरुजी थे, उसमें उन्होंने हमें बोला था कि मैंने एक दिन हमारे गुरुजी से पूछा कि सर, वो मेंटर है हमारे रिसर्च में, तो उन्होंने पूछा कि सर, रिसर्च पेपर अच्छा पब्लिकेशन कैसे हो करते हैं, कैसे अच्छे जर्नल में पब्लिश करते हैं। So I asked that, sir, how do you publish in good journals, reputed journals? And the reply that he gave is that कि जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छा पब्लिश करता है। तो पढ़ने का और लिखने का एक बहुत ही ज्यादा संजोता मामला है और एक बहुत ही ज्यादा लिंकेज, जो हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लिंकेज है। तो उस लिंकेज को समझना जरूरी है। बहुत से लोग, जैसे एक नए रिसर्चर के रूप में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिकेशन आप करना चाहते हैं, हर कोई करना चाहता है। इनफैक्ट इंडिया के कोई भी, इंडिया क्या, वर्ल्ड के किसी भी जर्नल, मतलब किसी भी आदमी को आप अगर स्कॉलर है तो आप उसको पूछ लीजिए कि आपका एम क्या है, तो बोलेंगे कि जिंदगी भर में अगर एक आर्टिकल भी ए स्टार जर्नल में पब्लिश हो गया और बिना पैसे दिए हुए पब्लिश हो गया तो फिर हमारा जीवन का, मतलब जो बोलते हैं ना कि एक रिसर्च पेपर ही काफी है, उतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे आप मान के चलिए कि अमर्त्य सेन का पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी का जो एक बुक है या फिर एक पेपर है जो जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में निकला था, उसके साइटेशंस कुछ 1 लाख के आसपास है, एक पेपर का साइटेशन। तो साइटेशन आप मान के चलिए कि अगर आपको एक सीधे शब्दों में बताया जाए तो मेरा साइटेशन अभी 100 है और मैं आपको सर ने जो बताया, मेरा रेपुटेशन अभी उतना ज्यादा है। तो मान के चलिए कि 100 साइटेशन में अगर इतना रेपुटेशन है तो सोच के चलिए कि 1 लाख लोगों का कितना साइटेशन का रेपुटेशन कितना होगा। तो वही है, एकेडमिक लाइफ में हमारे पास ज्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है। अगर आप हमसे पर्सनली पूछें तो हमारे पास ज्यादा मतलब पैसा नहीं होता है। अगर आप चाहें, जो रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे बैठे हैं, हमें बहुत अच्छे से यकीन है कि अगर आप इस फील्ड को छोड़ के किसी आईटी में, कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग में या फिर कहीं पे भी घुस जाते तो आप इससे बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमाते। लेकिन इस फील्ड में हम पैसे से ज्यादा जो बात करते हैं वो है रेस्पेक्ट की, और ये रेस्पेक्ट जो है वो बेसिकली आपको पब्लिकेशन के थ्रू में ही मिलेगा। आपसे पहले अगर आपका नाम पहुंचना जरूरी है तो आपको अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करना होगा। तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपका पीएचडी में एक मैंडेट है, पीएचडी में तो मैंडेट है ही कि आपके एरिया से आपको 2 पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे, तो वो एक मैंडेट है। लेकिन उस मैंडेट को छोड़ के भी और ज्यादा मतलब और ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको पब्लिश इसलिए करना है क्योंकि आपको एकेडमिक्स में अपना जगह बनाना है। तो हर टाइम पे सर्वाइवल इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपका 2 पेपर आपको बस सर्वाइवल दे सकता है, लेकिन आपको अगर रेपुटेशन बनानी है, अपनी जगह बनानी है एकेडमिक्स में या फिर रिसर्च में, तो फिर आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो उसी के साथ मैं अपना जर्नी बताऊंगा कि किस तरह से मतलब स्टार्ट किया जाए, किस तरह से इसको शेप किया जाए, इस जर्नी को, कहाँ पे आप ना फंसे, कहाँ पे एक रहता है कि बहुत से जगहों पे रहता है कि एक जल्दी जल्दी में नाम कमाने के लिए हो सके तो आप कभी मतलब किसी एक गलत रास्ते का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो सब अब मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में। उसी के साथ हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। जी, आई होप यू कैन सी द प्रेजेंटेशन। Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Okay, thank you. So, the important question remains कि आप लोग peer reviewed journals में कैसे पब्लिश करें और ये होता क्या है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये जो peer review सिस्टम होता है वो होता क्या है। तो peer review, ये जो 2 वर्ड है बेसिकली है peer और review। peer का मतलब होता है दोस्त, अगर सीधे और सब मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, peer का मतलब होता है दोस्त, और रिव्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को फिर से एक बार देखना, जांचना, परखना कि अगर ये सही है कि नहीं। तो ये जो पीयर रिव्यू का सिस्टम है, ये साइंटिफिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मतलब चलित प्रथा है।
चलित प्रथा मतलब कॉमन स्टैंडर्ड्स है। और इसमें क्या रहता है कि बहुत से ज्यादा, जितने ज्यादा अच्छे जर्नल्स हैं वो सब ये पीयर रिव्यू सिस्टम फॉलो करते हैं। तो पब्लिकेशन से पहले हम लोग सिस्टम को जान लेते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है। तो सिस्टम में पहले क्या होता है कि आप खुद को यहाँ पे एक साइंटिस्ट मानिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट आप क्या करते हो कि आप एक स्टडी करते हो, किसी भी चीज के ऊपर आप एक स्टडी करते हो। नाउ लेट्स से कि अगर आप सोशल साइंस के हो तो आप फिर सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम के ऊपर करते हो, अगर आप साइंस के हो तो फिर आपके साइंस से किसी भी चीज के ऊपर आप स्टडी करते हो। नाउ ये चीज जो है, ये जो स्टडी करते हो वो कितना वैलिडेटेड है। तो साइंटिफिक नॉलेज जो बढ़ता है, जो कल हम बात कर रहे थे, तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी रिसर्च इज टू इंक्रीज द नॉलेज बेस, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है हमको उसको बढ़ाना है, तो इसलिए आप रिसर्च कर रहे हो। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम रहना चाहिए कि आप खुद को प्लेस करना चाहिए कि आप किस डोमेन में रिसर्च कर रहे हो। तो आपने किसी चीज के ऊपर स्टडी किया, उसके ऊपर आपने क्या किया कि उसके ऊपर आपने एक पेपर लिखा। पेपर मतलब जनरली जो पेपर पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं रफ ड्राफ्ट। तो आपने एक आइडिया मिला और आपने उस आइडिया को एक मतलब उस आइडिया को एक तरह से कलेक्ट करके आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। इस स्टेज पे ये बस एक रफ ड्राफ्ट होता है, ये पेपर नहीं कहलाता, इसीलिए यहाँ पे पेपर नहीं लिखा है। साइंटिस्ट राइट अबाउट देयर रिजल्ट्स, तो यहाँ पे बेसिकली आप जस्ट राइट करते हो। जब आप राइट करते हो फिर आपने उसको एक साइंटिफिक मेथड पे डाल के जो जर्नल का गाइडलाइन है उसमें आप उसको भेजते हो, ठीक है। तो आप जर्नल एडिटर को भेजते हो। जनरली जर्नल एडिटर में बहुत सारे हायरार्कीज होते हैं। अगर आप एक अच्छे जर्नल को देखें तो किसी भी अच्छे जर्नल में एक मैनेजिंग एडिटर होता है जो सबसे ऊपर वाला पोजीशन है, लेकिन मैनेजिंग एडिटर ज्यादातर संभालते नहीं है, एसोसिएट एडिटर संभालते हैं। तो जर्नल के जब आप किसी भी जर्नल को भेज रहे हो पेपर, तो आप ये देख लीजिए पहले कि उसके मैनेजिंग एडिटर कौन है और उनके एडिटोरियल बोर्ड में कौन है। अगर उनके एडिटोरियल बोर्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, तो उस जर्नल में अगर आप अपना पेपर देते हैं तो उसको भले ही रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, आपका पेपर डेवलप करेगा ही करेगा। तो ये एक मेन चीज है जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं कि जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड को हमेशा एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स आपका पेपर उसी आदमी के पास जाने वाला है जो आपके फील्ड में रिसर्च करता है। तो वो उसका व्यू क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, वो क्या बोलना चाहता है, वो किस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में है, किस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में है, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये तो रही मतलब जैसे पब्लिकेशन के ट्रिक्स हैं, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि तो आपने एक पेपर लिखा, उसको रफ ड्राफ्ट को आपने एडिटर को भेजा थ्रू प्रॉपर फॉर्मेटिंग। तो एडिटर क्या करता है, एडिटर जो होता है वो एक ओवरऑल नॉलेज रखता है। एडिटर कभी भी आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होता है। तो ये बात बहुत से लोग बोलते हैं कि एडिटर ने रिजेक्ट कर दिया। एडिटर रिजेक्ट नहीं करता है, एडिटर डेस्क रिजेक्ट करता है। नाउ यहाँ पे एक प्रोसीजर ये है कि अगर यहाँ पे बस मतलब ये बोलते हैं ना पॉजिटिव व्यू दिया गया है, लेकिन इसमें अगर एडिटर को पसंद नहीं आया पेपर, या फिर एडिटर ने देखा कि पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि ऐसा नहीं कि एडिटर अपने आप से मतलब आपका पेपर छोड़ देगा। उससे ज्यादा एडिटर देखेगा क्या कि बेसिक राइटिंग कैसी है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका फॉर्मेटिंग जो है, जो आपने रेफरेंसिंग यूज किया है, वेदर दे मैच अप टू द जर्नल गाइडलाइंस और नॉट। तो ये सब देखने के बाद अगर एडिटर खुश होता है तो फिर वो उसको पीयर रिव्यू पे डालता है। यहाँ पे ये देखिए कि इस जगह पे 70% ऑफ द आर्टिकल, अगर एक अच्छा जर्नल है तो 70% ऑफ द आर्टिकल यही डेस्क रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको जब अच्छे जर्नल में पब्लिश करना है तो आपको पहले जानना होगा कि इस जगह को कहाँ कहाँ पे आपको बचना है। तो बचना ये पहली जगह पे है, ये सबसे बड़ा स्टेप है इसमें कि 70% ऑफ द पेपर, इसमें से अगर 100 पेपर गए तो 70 पेपर यहीं पे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। और एडिटर अगर देखे कि अगर जर्नल, सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर जर्नल के स्कोप में नहीं है। ज्यादातर कॉमन रीजन होते हैं कि गाइडलाइन फॉलो किए हैं, लिखने का मेथड सही है, सब सही है, लेकिन जर्नल के स्कोप में नहीं है। जर्नल का स्कोप मतलब क्या कि जैसे कि देखिए कि अगर एक है कि साउथ एशियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज, तो इसका मतलब है कि साउथ एशिया के जितने कंट्रीज हैं
उनके पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर अगर कोई आर्टिकल लिखा गया है तो वो उसके स्कोप में आता है। तो अगर आप एक लैटिन अमेरिका का पॉलिटिकल पेपर अगर आप साउथ एशिया में डालते हो तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं होता है, यहीं पे डेस्क रिजेक्ट हो जाता है। ये बोलने को बहुत सिंपल है और सोचने को भी बहुत सिंपल है, लेकिन होता क्या है कि जनरली आप समझ नहीं पाते हो कि ये स्कोप के अंदर नहीं आता है। जैसे एक चीज जैसे हम बता सकते हैं कि हमारे में है एक जर्नल ऑफ इको टूरिज्म और जर्नल ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, लेकिन इको टूरिज्म सस्टेनेबल टूरिज्म से बहुत अलग है, जो रिसर्चर को पता होना चाहिए। लेकिन बहुत से रिसर्चर क्या करते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म वाला पेपर इको टूरिज्म को भेजते हैं और इको टूरिज्म वाला पेपर सस्टेनेबल टूरिज्म को भेजते हैं। तो उसमें एक स्कोप ऑफ द रिसर्च के आउटसाइड वो चला जाता है पेपर, और अगर स्कोप ऑफ द रिसर्च के आउटसाइड चला जाए तो जर्नल का जो स्कोप है अगर उससे वो आउटसाइड चला जाए तो फिर एडिटर क्या करता है कि डेस्क रिजेक्ट करके आपको, उसको बोलते हैं डेस्क रिजेक्शन, तो आपके डेस्क के बाद आपको वापस कर देता है बोल के कि ये पेपर हमारे स्कोप में नहीं है। तो अगर आप किसी भी अच्छे जर्नल में अभी तक पब्लिश कर चुके हो और आपको रिजेक्शन मिला है तो 70 आउट ऑफ 100 टाइम्स आपको ये रिजेक्शन ये लिखा होगा कि आपके जो पेपर है अगर अच्छा है तो फिर आप मतलब हताशाई होने से ज्यादा अच्छा है कि आप जान ले कि ये पेपर उसके स्कोप में ही नहीं आता था। तो एक हो गया लैंग्वेज, एक हो गया आपका फॉर्मेटिंग, एक हो गया आपका स्कोप। तो अगर ये सब सही रहे और उसके ऊपर जर्नल में अगर बहुत अच्छा जर्नल है और उसके एडिटर को लगे कि राइटिंग में कोहेरेंस है, कोहेरेंस मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि देखिए एडिटोरियल बोर्ड में मीटिंग में वो ज्यादातर देखते हैं कि बहुत से लोग थ्योरी के ऊपर पेपर नहीं लिखते हैं, जगह के ऊपर पेपर लिखते हैं। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे तो किसी स्कॉलर ने बोला कि हमको बुद्धिस्ट टूरिज्म के ऊपर रिसर्च करना है, जबकि बुद्धिस्ट टूरिज्म जो है वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, व्हेयरएज डेस्टिनेशन डेवलपमेंट या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन वो एक थ्योरी है। तो बेसिकली हमारे इंडियन में एक प्रॉब्लम, इंडियन ऑथर्स में, सारे नहीं लेकिन जितने मतलब न्यू बीज हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि किसी भी जगह के ऊपर पेपर लिखना सही है, लेकिन जो जर्नल हैं वो बेसिकली थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा देखते हैं। जगह कोई भी आप चेंज कर लीजिए, आप जगह के बारे में कुछ भी लिख दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से जगह पे देखा गया है कि जगह के बारे में इनफैक्ट लिखा भी नहीं गया है। तो केस स्टडी अप्रोच में ही वो जगह के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और इन एनी अदर केस दे जस्ट सी की थ्योरेटिकल इनपुट और आउटपुट क्या है, आपने कितना थ्योरी को साइड किया है और जो आउटपुट निकल रहा है वो थ्योरी को कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप हमेशा जब पेपर लिख रहे हैं तो पेपर थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन को देख के लिखिएगा, ना कि जगह के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जगह तो डेवलप होते रहेगा। तो ये हो गया एक डेस्क रिजेक्शन से मतलब बचने का उपाय। तो डेस्क रिजेक्शन अगर आप क्रॉस कर गए तो फिर आपका पेपर चला जाता है रिव्यूअर्स के पास। नॉर्मल केस में अगर एक अच्छा जर्नल है तो फिर अगर मान के चलिए कि एक बी कैटेगरी का जर्नल है तो फिर आपको 3 रिव्यूअर्स को दिया जाएगा। कुछ कुछ जर्नल्स में ये रिव्यूअर्स का संख्या 9 तक जाता है, तो आपका पेपर 9 लोगों के पास जाएगा, और जो कि आपके एरिया में सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका पेपर डेस्क रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको कोई इनपुट्स नहीं मिलते आपके पेपर के लिए। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि आप डेस्क रिजेक्शन को अवॉइड कीजिए, और डेस्क रिजेक्शन को अवॉइड करेंगे तो टाइम का बचत आप कर पाएंगे। इनपुट आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, एडिटर आपको कुछ इनपुट नहीं देगा, वो बस बोलेगा कि मेरे स्कोप, जर्नल के स्कोप के आउटसाइड है। कुछ जगहों पे हमने देखा है कि नॉर्मल जो रिप्लाई टाइम होता है वो एडिटर का वो कुछ 1 वीक में ही दे देते हैं, लेकिन कुछ जर्नल्स में अगर एडिटोरियल बोर्ड थोड़ा सा बिजी है तो फिर कुछ केसेस में ये 3 वीक से लेके 6 वीक्स तक भी हो सकता है। इसका मतलब 2 महीना आप वेट करने के बाद आपका पेपर डेस्क रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसमें यही है जिसमें कि साइंटिफिक पेशेंस जो होता है ना वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप में अगर पेशेंस नहीं है तो आप अच्छी जगह पे पब्लिश नहीं कर पाओगे। क्योंकि 2 महीने बाद कोई आपको बोल दे कि आप पूरा 0 पे स्टार्ट करो तो उससे मतलब बहुत ज्यादा आपको कभी कभी हताशा होती है, लेकिन वो प्रोसेस है, उसी के थ्रू में ही जाना है। तो अगर आपका पेपर एडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या करता है कि जर्नल के रिव्यूअर्स के पास भेजता है, और ये जो रिव्यूअर है वो आपके एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स ही रहेंगे।
तो रिव्यू बोर्ड एक रहता है। तो रिव्यू बोर्ड में बहुत सारे मतलब लोग रहते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं उस डोमेन में। तो अगर आपका पेपर अगर सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हुआ तो आपका पेपर शायद मेरे तरफ आए, क्योंकि मैं उस एरिया में काम कर रहा हूं और इंडिया में ही काम कर रहा हूं। तो इस तरह से जनरली एक पीयर रिव्यू सिस्टम किया जाता है। तो ये पेपर जब जाता है एक्सपर्ट के पास, अगर ये फेज अगर आप क्रॉस कर लो, ये डिस्क रिजेक्शन अगर आप क्रॉस कर लो और आप यहां पहुंच जाओ, तो यहां पहुंचना ही एक सबसे बड़ी मतलब विन है। यहाँ पे अगर रिजेक्ट भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आपका पेपर ये रिव्यूअर्स के पास जाके रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने टारगेट सही किया था, लेकिन यहाँ पे आपको इनपुट मिल जाएंगे। तो जर्नल के जो रिव्यूअर्स हैं जब रिजेक्ट करते हैं तो जनरली 3 रिव्यूअर होते हैं जैसे मैंने बोला, और उसमें हमारा एक कहावत है कि 2 नंबर वाला रिव्यूअर सबसे ज्यादा मुश्किल और या सबसे ज्यादा मतलब जो बोलते हैं ना कि डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सेकंड रिव्यूअर इज ऑलवेज द डिफिकल्ट वन, क्योंकि थर्ड रिव्यूअर तक केस जाता, मतलब थर्ड रिव्यूअर तक जब तक केस जाता है वो सेकंड रिव्यूअर के व्यू के ऊपर ही थर्ड रिव्यूअर का ये होता है, क्योंकि थर्ड रिव्यूअर ज्यादातर मतलब एक न्यूट्रल टाइप का ओपिनियन देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये रिव्यूअर के पास जब जाता है तो रिव्यूअर उसको कड़ी मतलब जो क्राइटेरिया के हिसाब से आपका चेक करता है। नाउ दिस क्राइटेरिया में वेरी एज पर जर्नल्स, ठीक है, और एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो उसमें वो देखता है कि अगर आपका पेपर में ये उसमें सबसे ज्यादा रिव्यूअर देखते हैं कि आपने किस जर्नल को साइटेशन किया है। तो उसमें हम देखेंगे कि वो किस जर्नल को खोजते हैं, किस जर्नल को मानते हैं, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे वो पहले देखते हैं कि आपने किस किस लोगों को साइट किया है, और सबसे ज्यादा मान के चलिए कि ये बुरा है अच्छा है पता नहीं, लेकिन वो अपना नाम ढूंढते हैं क्योंकि वो भी उसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स आपका पेपर एक ऐसे आदमी को जा रहा है जिसको आपने साइट किया है, ठीक है। और अगर आपने इसको साइट नहीं किया है तो ये जो लोग हैं ये बुरा मान जाते हैं, और बुरा अगर माने तो फिर एक क्रिटिकल कमेंट लिख के आपको वापस कर देंगे एडिटर को, एडिटर आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो ये जनरली होता क्या है कि अगर 3 लोग हैं, 3 लोग ये हमेशा एक ऑड नंबर में रहते हैं, मतलब 7 होते हैं, 9 होते हैं, 5 होते हैं। तो इसमें ऑड नंबर क्यों होता है? क्योंकि अगर एक जगह पे सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट आ जाए तो ये तीसरा जो रिव्यूअर है ये डिसाइड करेगा कि सही लेना है या नहीं लेना है। अगर यहाँ पे भी बात सॉल्व ना हो पाई तो फिर ये एडिटर के पास आता है और एंड एडिटर टेक्स द कॉल कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। चलिए मान के चलिए अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये फिर नेक्स्ट स्टेज को चला जाता है, लेकिन अगर रिजेक्ट कर लिया तो फिर ये यहाँ पे एक बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं। कमेंट्स मतलब क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो अगर आपको वो कमेंट मिल जाए हो तो फिर आपको ये हम बोलते हैं कि गोल्डन कमेंट्स, ठीक है। ये जो होते हैं, ये जो कमेंट होते हैं ये सोने के भाव हैं, क्योंकि अगर आप इस कमेंट को इनकलकेट कर दो तो फिर आपका पेपर एक परफेक्ट बनता जाता है। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट पेपर, लेकिन ये रिव्यूअर्स के कमेंट को आप जितना इनकलकेट करोगे तो फिर उतना ज्यादा पेपर अच्छा बनेगा। तो मैं देखता हूं कि जो नए रिसर्चर हैं वो जनरली सोचते हैं कि कैसे कैसे करके निकल जाए बस, लेकिन उससे क्या होता है कि आप सीखते नहीं हो। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे जर्नल में दे रहे हो और अगर आपका पेपर रिव्यू बैक होके कमेंट आ रहा है, इसका मतलब आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। हालांकि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन ठीक है, फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च कभी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रिसर्च हमेशा क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने देखे हैं कि रिसर्चर 100 आर्टिकल लिखे हैं लेकिन साइटेशन 1 है। मैंने देखा है कि 1 आर्टिकल लिखे हैं उसमें लाख का साइटेशन है। तो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कभी पिछड़ते नहीं हो, आप हमेशा रेस में बने रहते हो। उसका 100 हुआ तो फिर आपका 1 से ही 100 का पूरा हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस देना है, और ये नए रिसर्चर के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है। तो उसके बाद अगर पीयर रिव्यूअर्स रीड योर पेपर एंड एक्सेप्ट द आर्टिकल इज प्रोवाइडेड फॉर फीडबैक टू द एडिटर, तो एडिटर को ये लोग बोल देते हैं कि फीडबैक क्या है इसके ऊपर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आप सबमिट करते हो यहाँ पे ज्यादातर आप अपना नाम हटा देते हो, ठीक है, आप अपना नाम हटा देते हो। तो
एडिटर जो पेपर को फॉर्मेटिंग करता है उसमें आपका नाम नहीं रहता, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्लाइंड रिव्यू, क्योंकि रिव्यूअर को पता नहीं है किसका पेपर है, सिर्फ एडिटर को पता है और आपको पता है कि आपने किस जर्नल को दिया है। तो आपको रिव्यूअर का पता नहीं है, रिव्यूअर का आपको पता नहीं है, बस एडिटर ये काम करता है सबसे ज्यादा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो ज्यादातर जर्नल्स में ब्लाइंड रिव्यू होता है। ब्लाइंड रिव्यू इसलिए किया जाता है ताकि बायसिज्म कहीं पे ना रहे और एक अनबायस्ड रूप से आपका पेपर को जज और इवेलुएट किया जाए। तो अगर आप किसी एक अच्छे जर्नल में दे रहे हो तो मान के चलिए कि अगर आपका पेपर रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई दुश्मन था पीयर रिव्यू में, रादर देन दैट ये था कि आपके पेपर को और थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये हो गया ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस। अगर वो सटीक बोल दें या फिर ये करें तो फिर ये क्या करते हैं कि ये कमेंट लिखते हैं। ज्यादातर केसेस में कमेंट आते हैं, अगर कमेंट ना आए तो ये डायरेक्ट पब्लिश हो जाते हैं। अगर कमेंट आए तो फिर ये बाद में दिया जाता है एडिटर को। एडिटर फिर उस कमेंट को कोलैबोरेट करके, क्योंकि 3 लोगों का कमेंट आता है तो 3 लोगों में से हर किसी का कमेंट को एक जो बोलते हैं ना इंटीग्रेट करके एक फाइल में आपको भेजा जाता है और आप उस कमेंट को इनकलकेट करके, अगर रिजेक्ट हुआ है तो फिर आप नेक्स्ट जर्नल में उस कमेंट को इनकलकेट करके भेजते हो। अगर रिजेक्ट नहीं हो के मॉडिफिकेशन हुआ है तो फिर मॉडिफिकेशन आप करके फिर से एडिटर को भेजते हो और फिर एडिटर भेजता है रिव्यूअर को। रिव्यूअर देखता है कि जितने सारे पॉइंट उसने बोले थे आपने उसको इनकलकेट किया कि नहीं। तो अगर ये सारा प्रोसेस हो जाए तो फिर आपका पेपर पब्लिश हो जाता है। तो एक नॉर्मल सिचुएशन पे बहुत से न्यू स्कॉलर मुझे क्वेश्चन करते हैं कि ये प्रोसेस कितना दिन लगता है, और उसका आंसर ये है कि उसमें कोई मतलब फिक्स्ड डेट नहीं है। अगर आप ऐसा देख के चलिए कि जो रेस्पॉन्स रेट है, आप किसी भी जर्नल में पब्लिश करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि उसका रेस्पॉन्स रेट क्या है। रेस्पॉन्स रेट मतलब या फिर रेस्पॉन्स टाइम कितना है। अगर एक आर्टिकल मतलब सबमिशन और रेस्पॉन्स रेट क्या टाइम क्या होता है कि आर्टिकल का सबमिशन और उसका पब्लिकेशन में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है। तो कुछ जर्नल्स में ये सिर्फ और सिर्फ 3-4 हफ्ते ही होते हैं, और कुछ जर्नल में कभी कभी हमने देखा है कि 4 साल बाद आपका पेपर पब्लिश होता है। और उसमें तो बहुत सारे मीम्स भी हैं कि कभी 10 साल बाद, या फिर आपके शादी से पहले आपने ये किया था, आपके बच्चा होने के बाद आपका पेपर आ रहा है। तो ये कुछ इसी तरह का है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपका पेपर कितने दिन में पब्लिश होगा। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन द जर्नल कि आपका जर्नल का रिस्पांस टाइम कितना जाता है। उसके साथ तो ये एक चीज देखना है कि रिस्पांस टाइम कितना है। रेस्पॉन्स टाइम के साथ आपको ऑल्सो देखना है कि उसका रेस्पॉन्स रेट कितना है। रेस्पॉन्स रेट का मतलब एक्सेप्टेंस रेट कितना है। तो एक्सेप्टेंस रेट का मतलब है कि अगर 100 आर्टिकल दिया जाए और उसमें से अगर वो 30 आर्टिकल चूज कर रहे हैं और 70 रिजेक्ट हो रहे हैं तो आपका एक्सेप्टेंस रेट हो जाता है 30%। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस रेट को देखिए, रेस्पॉन्स टाइम को देखिए। तो ये दोनों चीज को देखिए, स्कोप ऑफ द जर्नल को देखिए, एडिटोरियल बोर्ड में कौन है देखिए। बहुत से रिसर्चर मैंने देखा है कि ये सब बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, और जर्नल का रेफरेंसिंग पैटर्न क्या है कुछ नहीं फॉलो करते, डायरेक्टली पेपर भेज देते हैं। और ये कुछ ऐसा चीज है कि जैसे घास में सुई ढूंढने वाला चीज है। अगर आप उस तरह से अपना पेपर भेज रहे हैं तो वो घास में सुई जैसा, सुई शायद मिल जाए लेकिन ये पेपर कभी पब्लिश नहीं होने वाला, और इसके बारे में हम बहुत क्लियर हैं। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, और इस प्रोसेस से जो जैसे मैंने बताया तो उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, और इसको मतलब हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो जो चीजें मैंने रखी आपके सामने की ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी हम वापस आ जाते हैं कि आपको जब अच्छे जर्नल में पब्लिश करना है तो आपको अच्छे जर्नल्स पढ़ने भी होंगे। अब बहुत से, जैसे कल हमारी एक मित्र थी जिन्होंने पूछा कि कैसे जाने कि ये एक अच्छा जर्नल है, कैसे पता लगे कि ये एक अच्छा जर्नल है। तो उसमें आपका सबसे, मैंने ये सब अपने एक्सपीरियंस से नोट किया गया है, हो सकता है कि कुछ और भी हो लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छा है। तो आपके जर्नल सिलेक्ट, आप कौन सा जर्नल पढ़ोगे उसके लिए आप पहले एक डेटाबेस बनाओ कि आपको कौन सा जर्नल पढ़ना है,
और ये कौन सा जर्नल पढ़ना है ये कौन बताएंगे? सबसे जो मेन इंपोर्टेंट आदमी है वो है आपका गाइड। जनरल केसेस में होता क्या है कि फॉरेन का केस थोड़ा सा अलग है। फॉरेन में क्या होता है कि आपका गाइड जो एलोकेट होता है वो बेसिकली आपके सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है। तो गाइड और एक्सपर्ट एक उसको बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं। तो वो सिनर्जी रहता है गाइड और लाइक स्कॉलर के बीच में। लेकिन इंडिया का सिचुएशन थोड़ा सा उसमें मतलब इतना अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि गाइड यहाँ पे कम है और स्कॉलर ज्यादा है। तो ऐसा हमेशा मतलब ऑन एन परफेक्ट सिचुएशन यू विल गेट द गाइड हु इज एक्सपर्ट इन योर एरिया, बट दैट इज अ परफेक्ट सिचुएशन जो कि बहुत रेयरली होता है क्योंकि गाइड बहुत कम है और स्कॉलर बहुत ज्यादा। तो आपको ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपको एक ऐसा गाइड मिलते हैं या फिर एक गाइड को एक ऐसा स्कॉलर मिलता है। यहाँ पे किसी का मतलब ब्लेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है कि ज्यादातर केसेस में गाइड को एक स्कॉलर के साथ मैनेज करना पड़ता है जो कि उस एरिया में काम नहीं करना चाहता, या फिर स्कॉलर को एक ऐसा गाइड लेना पड़ता है जिसको उस एरिया में एक्सपर्टीज कम है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी भी सबसे जो अच्छा मेथड है, अगर आप मुझे पूछें तो आप कौन सा जर्नल पढ़ना चाहिए, तो आप पहले जाके अपने गाइड को पूछिए। इसमें और एक चीज भी है जो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप अपने गाइड से पूछ के अपना पढ़ रहे हैं तो उसमें एक सबसे अच्छा जो फायदा ये है कि कल अगर कुछ गलती हो जाए तो आप गाइड के पास वापस जाके बोल सकते हैं कि आपने जो मतलब ऐसा नहीं बोलना कि आपकी वजह से मेरा थीसिस खराब हो गया, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। आप बोल सकते हैं कि आपने हमें ये किया था लेकिन हमें लगता है कि इससे अलग छोड़ के भी ये कुछ चीजें हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो वहां पे एक वैलिडेशन रहता है। और पीएचडी में हम एक रूल फॉलो करते हैं कि गाइड ही भगवान है। जैसे मार्केटिंग में कस्टमर इज द किंग, उस तरह से पीएचडी में आपका गाइड इंपोर्टेंट है। भले ही राष्ट्रपति आके आपको बोल दे कि इसके ऊपर रिसर्च मत करो, लेकिन अगर आपका गाइड बोल रहा है तो गाइड इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो बॉस इज ऑलवेज राइट, गाइड इज ऑलवेज राइट। और ये बहुत से लोगों को लगेगा कि ये तो मतलब सही नहीं है, बायस, गाइड भी बायस हो सकता है, लेकिन दुनिया में सर मतलब हर कोई चीज सही नहीं होती। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्कॉलर रहा हूँ और कुछ दिन बाद शायद गाइड भी बन जाऊं, तो गाइड इज ऑलवेज राइट, यही प्रोसीजर होता है। कुछ केसेस में जहां पे कि मतलब ये एकेडमिक्स को छोड़ के और कहीं पे चला जाता है तो वो वहां पे गाइड गलत होता है, उसमें मुझे कोई दोहरा नहीं है, लेकिन वो एक अलग ही डिसिप्लिन है, उसको छोड़ दीजिए। हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। अगर जैसा मैंने बोला कि अगर आपके गाइड कंफर्टेबल नहीं है आंसर द क्वेश्चन दैट व्हिच जर्नल्स यू शुड रीड, यू शुड गो टू योर पीयर्स एंड सीनियर्स। तो सीनियर जो लोग होते हैं ये हमारे कॉलेज के वो दोस्त होते हैं जो हमको ठीक एग्जाम से पहले बता देते हैं कि कौन सा रिवीजन करा देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उसमें क्या क्या पॉइंट है। तो ये जो सीनियर्स और पीयर्स हैं ये बेसिकली वही लोग हैं। और पीयर मतलब वो आदमी जो कि आपके एरिया में रिसर्च कर रहा है, ना कि कोई भी आदमी। ठीक है, हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए अगर आप चाहें तो किसी एक नॉर्मल जनरल आदमी को पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन है तो उसके बारे में अगर आप मुझे भी पूछे तो मैं भी कुछ बता सकता हूँ। लेकिन लिटरेचर स्पेसिफिक अगर आपको जानना है तो फिर आपको उस पीयर के पास जाना पड़ेगा जो कि उस लिटरेचर में ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, या फिर सीनियर के पास जाएंगे, ज्यादातर तो सीनियर ही बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। उसके बाद अगर आपको पता न लगे, आपके पास चलिए आप एक नए यूनिवर्सिटी में हैं, वहां पे कुछ मतलब सीनियर भी नहीं बता पा रहे हैं, गाइड भी मतलब नहीं बता पा रहे हैं, तो उस जगह पे आप एक काम कीजिए कि जितने सारे लिटरेचर हैं, जैसे हमने कल बताया था कि लिटरेचर कैसे कलेक्ट करना है, आप पहले लिटरेचर को कलेक्ट कर लीजिए और देखिए कि उसमें कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन ऑथर कौन है, उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लिटरेचर क्या है, उसमें थ्योरी कौन सा सबसे ज्यादा है, प्रोग्रेशन ऑफ थ्योरी क्या है। तो आप उस जर्नल में देखिए कि सबसे ज्यादा लिटरेचर किस जर्नल में प्रोड्यूस होते हैं। मान के चलिए कि अगर इको टूरिज्म के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो तो जर्नल ऑफ इको टूरिज्म बन जाता है आपका सबसे बड़ा इंपोर्टेंट रिसोर्स। उसी तरह से अगर आप लेट्स से कि सिटीज के ऊपर, अर्बन एरियाज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो आपको इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टूरिज्म सिटीज के ऊपर आपको मतलब आपको उस आर्टिकल को आप फॉलो करना चाहेंगे। तो
गूगल में एक सबसे गूगल स्कॉलर में एक सबसे अच्छा एल्गोरिदम ये है कि अगर आप टॉपिक को लगाओ तो आपको ज्यादातर जर्नल्स मतलब दिखेंगे कि ज्यादातर आर्टिकल्स किस जर्नल में पब्लिश हुए हैं। तो उसमें एक सबसे अच्छा सिचुएशन वो बन जाता है कि आप लिटरेचर से फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा जर्नल सबसे अच्छा है, या फिर आप अगर पेपर लिख चुके हैं तो फिर कहाँ पे उस पेपर को देना है। तो ये आपके स्कोप वाले प्रॉब्लम को, जो कि लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया, उसको सॉल्व कर देगा। फिर उसके बाद योर ओन एक्सपीरियंस। तो आपने एज ए रिसर्चर आपने फाइनली जितना लिटरेचर पढ़ा उससे आपने डिसाइड किया कि आपको किस जर्नल को फॉलो करना चाहिए। तो ये और ओन एक्सपीरियंस ये भी एक मतलब एम्पिरिकल टाइप का हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछना पड़ेगा। मान के चलिए कि आपको किसी इन सब में से किसी के ऊपर मतलब यकीन नहीं है, तो फिर आप अपने नेटवर्क में पूछ सकते हो। ये नेटवर्क मतलब ऐसा नहीं कि अपने घरेलू लोगों को पूछना, रादर देन दैट नेटवर्क मतलब वो लोग जो आपके फील्ड में अभी भी मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं पेपर, या फिर नए लोग हैं या फिर पुराने लोग हैं। नेटवर्क का मतलब होता है कि सब पुराने नए सब मिला के, तो जो कि आपसे पहचान वाले हैं। बहुत से टाइम पे होता है क्या कि रिसर्च में हम लोग एक स्ट्रेंजर को पूछ लेते हैं। तो जैसे एक नियम है स्टॉक एक्सचेंज में कि दूसरों का मतलब स्ट्रेंजर का व्यू या फिर अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस कभी मत लीजिए। रिसर्च में भी वही रूल है कि अनसॉलिसिटेटेड एडवाइसेस मतलब एक स्ट्रेंजर से जो आपका एरिया में कोई काम नहीं किया है उससे एडवाइसेस मत लीजिए, भले ही वो मैं हूं या फिर कोई और हो। जितना भी बोले, अगर लिटरेचर स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए तो आप स्ट्रेंजर से एडवाइस मत लीजिए, नेटवर्क से लीजिए। नेटवर्क मतलब जिस आदमी को आप पहचानते हैं, जो आदमी आपको पहचानता है। तो ये एक हो गया। फाइनली आता है दो चीजें, जो कि है सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मतलब जो जिसका आर्टिकल आपने पढ़ा। तो आजकल तो ऐसे हो गए हैं कि बहुत से नए मेथड्स आ गए हैं, जैसे आप रिसर्च गेट में अपना अकाउंट खुलवा लो, या फिर एकेडमिया में अपना अकाउंट खुलवा लो, या फिर उनके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके उनका ईमेल आईडी लेके उनको मैसेज आप कर सकते हो कि सर हमने आपका आर्टिकल पढ़ा है। और ज्यादातर मैं ये करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी बन जाता है, आपके नेटवर्क में भी वो लोग आ जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट को मेल करते हो। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी आदमी को आप कभी रिसर्च में कॉल मत कीजिएगा। सो कॉल इज लाइक अ स्ट्रिक्ट नो नो इन एवरी केस ऑफ रिसर्च। उनको मैसेज ही करना सबसे अच्छा रहता है। तो एक्सपर्ट को मैसेज कीजिए, और मैसेज से और ज्यादा अच्छा है कि अगर आप मेल करें। तो मेल में क्या होता है कि उसके पास टाइम रहता है, एक्सपर्ट के पास टाइम रहता है कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको बता पाए कि उसको क्या लगता है। तो एक्सपर्ट भी कभी कभी बता देते हैं कि जर्नल कौन सा सिलेक्ट करना है, कि कौन सा जर्नल पे आपको पब्लिश करना चाहिए, या फिर कौन सा जर्नल में आपको पढ़ना चाहिए। फाइनली अगर आप अपना उसमें नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक तो हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप फाइनली टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन ले सकते हो। जर्नल फाइंडर्स जो कि हमने बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट जर्नल फाइंडर्स, तो आप उन लोगों को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन पहले ये सबको जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में आप फॉलो करो तो बेटर है। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं कि जर्नल रेपुटेशन कैसा है, कि कौन सा जर्नल को पढ़ें और किस जर्नल में पब्लिश करें। ये जो क्वेश्चन आपका है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं देखता हूं कि ज्यादातर रिसर्चर क्या होता है कि जल्दी में क्योंकि उनको अपना नाम बनाना होता है, या फिर मतलब वो आजकल तो एक बन गया है एक ट्रेंड की आप अगर एक अच्छे जर्नल में पब्लिश कर रहे हो, अच्छे पब्लिकेशन हाउस में आपका नाम है, नाम आता है, तो हर किसी को एक पेपर के ऊपर अपना नाम अच्छा लगता है जब कोई दूसरा मेंशन कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई पेपर उतना वैल्यूड नहीं होता है। तो किस जर्नल में आपको पब्लिश करना चाहिए, ये भी एक देखने वाली प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। इसको छोड़ के मतलब और सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट से लिखा है, या फिर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट से लिखा है। इसको छोड़ के और भी बहुत ज्यादा रैंकिंग्स हैं या फिर इंडेक्सिंग्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये सोशल साइंस और मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कि पहले आ जाता है शिमागो रैंकिंग, जो कि होता है स्कोपस का अपना प्रोडक्ट। अब बहुत से लोग आप सुन चुके होंगे पहले कि स्कोपस के बारे में। तो स्कोपस ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक एल्सेवियर का प्रोडक्ट है। एल्सेवियर एक पब्लिशिंग हाउस है और ये एक जर्नल इंडेक्सिंग भी है।
अब ये इंडेक्स का मतलब क्या है, आप पहले सोच लीजिए। मान के चलिए कि आप किसी होटल में जा रहे हो और उस होटल में आप देखते हो कि एक FHRI सर्टिफाइड है, FHRI सर्टिफाइड। तो FHRI सर्टिफाइड मतलब ये है कि FHRI के एक लिस्ट में उस होटल का भी नाम है। तो FHRI गारंटी देता है कि वो होटल जो है वो अच्छा है। तो उसी तरह का सेम है स्कोपस इंडेक्सिंग। स्कोपस इंडेक्सिंग मतलब ये एक ऐसा इंडेक्सिंग है जिसके अंडर में कुछ जर्नल्स हैं और ये जर्नल को बोलते हैं कि सिमैगो रैंकिंग। और ये जर्नल को रैंक्स के हिसाब से, मतलब पहला सबसे अच्छा कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, तो इस हिसाब से उसको रखा गया है। तो स्कोपस का जो रैंकिंग होता है उसको सिमैगो रैंकिंग बोलते हैं और इंडेक्सिंग को स्कोपस इंडेक्सिंग बोलते हैं। ये प्रोडक्ट है एल्सवेयर का, ठीक है। तो अगर आप एल्सवेयर में प्रोड्यूस कर रहे हो तो मतलब 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स एल्सवेयर के किसी एक जर्नल में पब्लिश कर रहे हो तो 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स आपका जर्नल स्कोपस इंडेक्स्ड है। तो ये आप पब्लिशर के हिसाब से भी जा सकते हो सकता है कि उसको आपका जर्नल शायद स्कोपस इंडेक्स ना हो, लेकिन स्कोपस से भी और ज्यादा जो कड़ा या फिर जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग जो इंडेक्सिंग है वो है थॉमसन एंड ल्यूटर्स का SCI विच इज साइंस इंडेक्सिंग या फिर सोशल साइंस इंडेक्सिंग। एक मिनट। तो साइंस इंडेक्सिंग या सोशल साइंस इंडेक्सिंग, तो उसमें क्या होता है कि साइंस इंडेक्सिंग में आ जाता है आपका कि साइंस के जितने सारे, सो बेसिक केमिस्ट्री हो गया या फिर फिजिक्स हो गया या फिर आपका मैथ्स हो गया, तो ये हो गया कोर साइंसेस। या फिर सोशल साइंस में जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो ये SCI मतलब साइंस इंडेक्सिंग और ये है सोशल साइंस इंडेक्सिंग। तो ये जो इंडेक्सिंग है ये भी स्कोपस इंडेक्सिंग की तरह है, लेकिन इसका ये जो प्रोडक्ट है ये थॉमसन एंड ल्यूटर्स का है। थॉमसन एंड ल्यूटर्स अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशर्स इन द वर्ल्ड है। तो ये बस प्रोडक्ट अलग है। हो सकता है कि कुछ जर्नल नहीं, ज्यादातर जो जर्नल्स SCI इंडेक्सिंग है वो स्कोपस में भी इंडेक्स्ड हैं। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ज्यादातर जर्नल जो A स्टार कैटेगरी में है स्कोपस में वो SCI इंडेक्सिंग भी आते हैं, और जो जर्नल SCI इंडेक्सिंग में आते हैं वो स्कोपस में भी आते हैं। तो ये जनरली एक वो जो बोलते हैं ना कि दो डिफरेंट इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का जर्नल आपको मिल जाएंगे। ये आपको कैसे सर्च करना है, ये आपको सिमैगो जर्नल रैंकिंग सर्च करना है गूगल में, तो आपको ये दिखा देगा कि ये जर्नल है कि नहीं। फिर इसके हिसाब से अगर आप चाहो तो SCI जर्नल या SCI इंडेक्सिंग अगर ढूंढो तो उस हिसाब से भी आप अगर जर्नल का क्या बोलते हैं, जर्नल का आप ISSN देके आप सर्च कर सकते हो कि इस इंडेक्सिंग इस लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि जर्नल का रेपुटेशन, ये दोनों से बहुत अच्छा पता लग जाता है कि जर्नल का रेपुटेशन कितना है। अगर जर्नल का रेपुटेशन आपको उससे पता ना चले तो आप साइट स्कोर भी देख सकते हो। साइट स्कोर मतलब एक अच्छा आर्टिकल तब होता है, तब माना जाता है जब उसको अच्छे जर्नल साइट करते हो और ज्यादा साइट करते हैं। तो एवरेज साइटेशन इन 3 और 5 ईयर्स, ठीक है, ज्यादातर केस में 5 ईयर्स होता है, कुछ केसेस में 3 ईयर्स भी आजकल आ गए हैं। तो आपका एवरेज साइटेशन पर आर्टिकल कितना है, ज्यादातर केस में ये अगर 2 या 3 हो जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ केस में नेचर में ये में इसका जो नंबर है वो 20 तक भी चला जाता है, तो एवरेज साइटेशन 20 तक आ सकता है। तो ये साइट स्कोर भी आप चेक कर सकते हो कि जर्नल रेपुटेशन कितना अच्छा है, और कौन से जर्नल में अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर एक एवरेज पेपर है या फिर मीडियोकर जर्नल है, तो मीडियोकर पेपर है तो आपको मतलब A स्टार जर्नल में भेजना कोई सही स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि वहां पे टाइम आपका लॉस हो जाएगा और पेपर तो रिजेक्ट होना ही है। अगर आप अपने पेपर के सबसे अच्छे इवैल्यूएटर हो, तो आपने अगर पेपर लिख लिया है और आपको पता है कि यह मॉडरेट में आता है या फिर मतलब स्ट्रॉन्ग पेपर में आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने पेपर को उसी हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से, तो स्कोपस का रैंकिंग वही है, A स्टार आता है, A आता है, B आता है, C आता है, D आता है। तो उस हिसाब से भी आप अपना जर्नल के हिसाब से भी आप अपना पेपर को प्लेस कर सकते हो, एंड यू आर द बेस्ट जज फॉर योर पेपर।
उसके बाद आपको आ जाता है कि मैनेजमेंट में अगर आप पेपर पब्लिश कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल, जो कि एबीडीसी बोला जाता है, उसमें वो आ जाता है। और फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे अच्छा, कल जैसे मैं बोल रहा था कि सबसे अच्छा इनिशिएटिव जो लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इंडिया के बहुत सारे जर्नल्स को भी अप्रूवल दिया हुआ है, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स कहलाते हैं, या फिर यूजीसी केयर लिस्ट में आपको वो मिल जाते हैं। ये अभी तो शायद सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी या पुणे यूनिवर्सिटी मेंटेन कर रहा है वो लिस्ट को। आप गूगल में टाइप करके कि यूजीसी केयर लिस्ट, जिन लोगों को पता नहीं है, बहुत ज्यादातर लोगों को तो पता होगा, लेकिन आप केयर लिस्ट में भी जाके देख सकते हो कि यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स कौन से हैं। यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली चीज है या फिर याद रखने वाली चीज ये है कि हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट बीच वाले जर्नल में कीजिए। बहुत से लोग हम देखते हैं कि एबीडीसी लिस्टिंग में जो सबसे लास्ट वाला होता है उसी में करते हैं। अब उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर इस साल वो इंडेक्सिंग में है तो हो सकता है कि नेक्स्ट साल वो ना रहे। तो ये इंडेक्सिंग जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो लिस्टिंग है वो फिक्स्ड नहीं है। तो अगर इसमें 1 to 100 वाला जर्नल है तो हो सकता है कि 100 वाला जर्नल निकल जाए। तो इंडेक्सिंग के बहुत सारे रूल होते हैं, इंडेक्सिंग के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो अगर आप जनरली सबसे लास्ट, इंडेक्सिंग के सबसे लास्ट में जो जर्नल्स आते हैं जो कि रैंकिंग कम है जिनका, उसमें पब्लिश करते हो और वहीं पे ही सबसे ज्यादा प्रीडेटरी जर्नल्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें अगर आप पब्लिश करते हो तो वो क्या होता है कि आप जब पब्लिश कर रहे हो तब, मतलब जब आप पेपर सबमिट कर रहे हो उस टाइम पे वो जर्नल है, लेकिन जैसे ही आपने पेपर सबमिट किया उसके बाद कुछ महीने बाद जब आपका पेपर आ रहा है तो वो स्कोपस इंडेक्सिंग से निकल जाता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है हर किसी जर्नल्स के केस में। और ये प्रीडेटरी जर्नल्स इसी जोन में, जो डी कैटेगरी जो जर्नल्स होते हैं, तो उसमें ज्यादा रहते हैं। तो उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप जर्नल का रेपुटेशन भले ही स्कोपस इंडेक्स्ड हो, लेकिन ये अगर लास्ट में है तो फिर आपको एक बार फिर से सोच लेना पड़ेगा कि ये क्या कितने दिन से है और कितने टाइम से है, कहीं निकल तो नहीं जाएगा। तो ये आपको निकलना है। नाउ एक आता है, मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे पब्लिश करना है या फिर किस जर्नल में पब्लिश करना है, किसके ट्रैक में नहीं फंसना है। तो देखिए कि नॉन इंडेक्स जर्नल जो है कहाँ पे पब्लिश करना है ये आपको देखना पड़ेगा। कि नॉन इंडेक्स मतलब जो मैंने बताया ना, वो मतलब स्कोपस में है और ना वो थॉमसन एंड ड्यूटर्स में है, मतलब वेब ऑफ साइंस में नहीं है और ना ही स्कोपस में है। अगर वो नॉन इंडेक्स जर्नल है और वो पेड है तो ये डेफिनेटली ज्यादातर केस में मोस्टली ये प्रेडेटरी है। प्रेडेटरी मतलब जो जर्नल वैलिड नहीं है, जो जर्नल सही नहीं है, ठीक है। नॉन इंडेक्स्ड है मतलब स्कोपस लिस्ट में उसका नाम नहीं है, वेब ऑफ साइंस में उसका नाम नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपसे पैसा ले रहा है, तो वो डेफिनेटली एक प्रेडेटरी जर्नल में जाता है। 99 आउट ऑफ 100 टाइम ये एक प्रेडेटरी जर्नल है। और कुछ जर्नल होते हैं जो अच्छे होते हैं, भले ही वो इंडेक्स्ड ना हो, लेकिन शायद यूजीसी का इंडेक्सिंग हो लेकिन अनपेड है, तो ये जर्नल्स अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं कि सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादातर नॉन इंडेक्स्ड है। इसका ये आप एक तरह से मोटिव में देख लीजिए। नॉन इंडेक्स्ड है मतलब स्कोपस में नहीं है, थॉमसन एंड ड्यूटर्स में नहीं है, तो ये है कहाँ पे, ये हो सकते हैं कि यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में है। यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल है लेकिन पेड पैसा ले रहा है आपसे। पैसा ले रहा है मतलब इसमें कुछ स्टेक है, ये कुछ पैसा ले रहा है मतलब आपसे कुछ, मतलब आपका उसके ऊपर कुछ एक जो बोलते हैं ना कि उसका एक इंटरेस्ट है उसमें। अनपेड वाला जो है वो इवन दो यूजीसी इंडेक्स इवन दो उसमें स्कोपस में उसका नाम नहीं है, फिर भी वो अपने पैसा देके वो पब्लिश कर रहा है। तो इसका मतलब ज्यादातर इंटेंशन इसका अच्छा है और इसका इंटेंशन डाउटफुल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब ये मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन ये डाउटफुल है। तो इसको अगर आप कर रहे हैं, इस एरिया में अगर आप कर रहे हैं, तो आप उसको एक मतलब बहुत बार सोच के कीजिएगा कि अगर इंडेक्स्ड नहीं है और पेड है तो फिर, और सिर्फ यूजीसी केयर लिस्ट में आता है, तो फिर शायद ये प्रेडेटरी ज्यादा है। अगर अनपेड है फिर भी यूजीसी पेड केयर लिस्ट में आ जाता है तो ये अच्छा जर्नल है, भले ही उसका नाम रेपुटेशन इतना ज्यादा अच्छा ना हो।
फिर आ जाता है इंडेक्स्ड जर्नल की बातें। अब इंडेक्सिंग में भी बहुत सारे क्लोन जर्नल्स आ जाते हैं, बहुत सारे प्रीडेटरी जर्नल्स आ जाते हैं। अब देखिए कि इंडेक्स्ड है लेकिन अनपेड है, ठीक है, अनपेड मतलब सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ये काम करता है, ठीक है। इंडेक्स्ड है मतलब स्कोपस में इंडेक्स्ड है लेकिन अनपेड है, आपसे कुछ पैसा नहीं लेता, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से पैसा लेता है। मतलब जो पढ़ता है, रीडर जो है उनसे पैसा लेता है, लेकिन जो ऑथर है उनसे पैसा नहीं लेता। तो ये अच्छे जर्नल्स हैं और यहीं पे ही सबसे ज्यादा अच्छे जर्नल्स आपको मिल जाएंगे कि आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन आपके रीडर को पैसा देके वो आर्टिकल खरीदना पड़ रहा है जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है। तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा जर्नल हैं। जो सबसे परफेक्ट केस है जो कि मतलब मुझे लगता है वो है अनपेड और ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस मतलब आपका पेपर सभी के लिए ओपन है, कोई भी फ्री में पढ़ सकता है। तो ये ज्यादातर फंडेड होते हैं थ्रू डिफरेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज। जैसे यूक्रेन में बहुत सारे जर्नल्स हैं जो कि ओपन एक्सेस हैं, इंडेक्स्ड हैं, मतलब इंडेक्स्ड हैं, आपसे पैसा नहीं लेते, रीडर से भी पैसा नहीं लेते। तो ये सबसे अच्छे जर्नल्स हैं, जैसे नेचर इनमें से एक है। तो ये सबसे अच्छे जर्नल है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है। और एक केस है जिसमें कि लोग कभी कभी फंसते हैं, ये तो सबसे ज्यादा फंसने वाला प्रॉब्लम है। इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि ये अगर पेड है, आपका स्कोपस में इंडेक्स्ड है लेकिन आपसे पैसा में ले रहा है, ठीक है, आपसे पैसा ले रहा है, तो वहां पे आपका थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। इंडेक्सिंग है तो अच्छा ही है, लेकिन आपसे अगर पैसा ले रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमने बोला ना कि लास्ट वाला, मतलब लिस्ट में लास्ट वाले लोगों को लेना नहीं है। अगर ये थोड़े से मिडिल पोजीशन पे है या फिर थोड़ा सा ऊपर है, 10-12 छोड़ के है, ऑन ए लिस्ट ऑफ 120, तो ये 100 के रेटिंग पे है, तो फिर आप उसमें पब्लिश कर सकते हैं और वो एक अच्छा जर्नल है। तो ये हो गई मतलब प्रैक्टिकल बातें कि आपको किस तरह से एक जर्नल को मतलब ढूंढना है और किस जर्नल में आपको पब्लिश करना है। फिर आप जो जो मैंने बताया कि आपको एक अच्छे ऑथर्स को भी साइट करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि ज्यादातर पेपर उसी आदमी के पास जाते हैं जो आपके सब्जेक्ट में, आपके सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। तो उस आदमी को आपको साइट करना बहुत जरूरी है। साइटेशन का मतलब है उसके काम को साइट करना, उसके काम को बताना। क्योंकि सपोज मैं अगर पॉवर्टी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन मैंने इसको अमर्त्य सेन सर को ये नहीं किया, साइट नहीं किया, या फिर मैंने कौशिक को ये नहीं किया, मतलब फॉलो नहीं किया या फिर साइट नहीं किया, तो वहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि तो फिर हमारा थ्योरी बिल्डिंग कैसा है। तो वहां पे आपको ऑथर्स के एच इंडेक्स और आई इंडेक्स को भी I10 इंडेक्स को देखना पड़ेगा। एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स, ये बेसिकली डिफरेंट ये है। I10 का मतलब है कितने आर्टिकल्स जो ऑथर ने पब्लिश किए हैं, कितने आर्टिकल का साइटेशन 10 से ज्यादा है। और एच इंडेक्स का एक दूसरा ही रूपांतर है, जिसके लिए मैं आपको, क्योंकि उसको मतलब बताने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं उसके लिए एक वीडियो हो सकता है तो शेयर कर ले, या फिर आप भी शेयर कर सकते हैं। तो मतलब आप भी ढूंढ सकते हैं यूट्यूब में। तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स अगर आप गूगल स्कॉलर पे या फिर स्कोपस के डेटाबेस पे आप ढूंढते हो तो आपको मिल जाता है, और आप देखते हो कि अपने एरिया में सबसे ज्यादा I10 इंडेक्स किसका है। तो अगर आपको वो पता लग जाता है तो फिर आपको उस ऑथर को डेफिनेटली साइट करना पड़ेगा, उस ऑथर के वर्क को आपको डेफिनेटली साइट करना पड़ेगा। तो ये आप ऑथर रेपुटेशन के हिसाब से भी किस ऑथर को साइट किए तो वो भी देखना पड़ेगा। तो किस जर्नल को पढ़ना है, किस जर्नल में पब्लिश करना है, किस ऑथर को साइट करना है, तो ये सब आपको देखना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर ये सब के झमेले में आपको घुसना नहीं है, आपको चाहिए कि एक सिंपल सा मेथड, आप बोलेंगे कि पीके सर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपको एक नॉर्मल सा मेथड चाहिए, आप सीधे शब्दों में बोलिए कि आपको क्या क्या ये करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये सारे जर्नल के पब्लिशर के नाम, ये जो जितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से ये जो 4 हैं, ये जो पहले 4 हैं, ये जो 4 हैं, ये इनको मतलब वाइली को भी आप ले सकते हैं, इनको बोला जाता है बिग 5। तो
तो वर्ल्ड के जितने पब्लिकेशन हाउसेस हैं उसका 50% से ज्यादा बिजनेस ये 5 के पास है। पब्लिकेशन हाउसेस इन नंबर ऑफ हैं, लाखों पब्लिकेशन हाउसेस हैं, लेकिन ये 5 के पास, स्पेशली एल्सवेयर और टेलर एंड फ्रांसिस का आता है इसमें, सोशल साइंस में टेलर एंड फ्रांसिस जो आपका रॉटलेज आ जाता है उसमें, तो टेलर एंड फ्रांसिस सोशल साइंस में, और एल्सवेयर जो आता है वो आपका जनरली आपका ये जो साइंस पब्लिकेशन में आ जाता है। तो ये जो 5-6 जर्नल हैं ये बेसिकली मतलब सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना स्प्रिंजर है, एल्सवेयर, तो मैं आपको नाम भी बता सकते हूँ कि एल्सवेयर, टेलर एंड फ्रांसिस, एमरल्ड, स्प्रिंजर और वाइली, ये 5 मतलब 50 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ द बिजनेस ये करते हैं। तो और ये सबसे ज्यादा रेपुटेड जर्नल्स हैं। तो अगर कोई जर्नल ये पब्लिशर के द्वारा छापा जा रहा है तो फिर मान के चलिए कि ज्यादातर केसेस में ये स्कोपस इंडेक्स्ड हैं। जैसे मैंने बताया कि एल्सवेयर जो है वो बेसिकली अपना ही प्रोडक्ट है स्कोपस, एल्सवेयर का अपना प्रोडक्ट स्कोपस है, तो एल्सवेयर के जितने जर्नल हैं वो स्कोपस इंडेक्स्ड हैं और उसमें कोई मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात यह है कि ये सारे पब्लिशर में पब्लिश करना इतना आसान भी नहीं है, तो आप हो सके अगर आप नए रिसर्चर हैं तो फिर आप देखिए कि अपने इंडिया लेवल पे आप किस जर्नल को टारगेट कर सकते हो और कौन सा जर्नल आपसे पैसा नहीं ले रहा है। अगर आप नॉन इंडेक्स में कर रहे हो तो आप देखिएगा कि वो जर्नल आपसे पैसा नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो इसका मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वालिटी उसका अच्छा है। तो ये हो गए मतलब पब्लिशर की बातें। तो ये पब्लिशर को आप लोगों को देख लेना पड़ेगा कि आपको कौन सा पब्लिशर ये करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्नल फाइंडर जो होता है वो आपके स्कोप को नैरो डाउन करता है। आपको जानना है कि किस जर्नल में आपको आप अपना पेपर दे सकते हैं। तो हर किसी, जैसे मैंने बताया कि सारे बड़े लोगों मतलब बड़े पब्लिशर हाउस का खुद का एक जर्नल फाइंडर है। तो अगर आप उसमें कीवर्ड्स अपना डाल दें, कीवर्ड्स मतलब किसी भी पेपर में जो पेपर मतलब जो वर्ड्स सबसे ज्यादा रिपीटेड यूज किए जाते हैं अगर आप उसमें डाल दो तो फिर ये जर्नल फाइंडर्स, जैसे एल्सवेयर का जर्नल फाइंडर है जनरल फाइंडर डॉट एल्सवेयर डॉट कॉम, टेलर फ्रांसिस का है ऑथर सर्विसेज डॉट टेलर फ्रांसिस डॉट कॉम, सेज का भी खुद का ही है एडनाज, या फिर स्प्रिंजर जो कि एक सेकंड सबसे बड़ा पब्लिशर है उसका भी एक जनरल सजेस्टर है, वाइली जनरल फाइंडर है। तो और फाइनली अगर आप इंडिया में हो, ये प्रेजेंटेशन शायद मैंने मतलब दूसरों को मतलब इंटरनेशनली भी रख के बनाया था। तो ये अगर आप इंडिया से हो तो फिर आप यूजीसी केयर लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। तो आप इसमें से किसी भी जर्नल को फॉलो कर सकते हो। मेरा यही रहेगा कि ये सब फॉलो करने से पहले आप अपने सीनियर से, आप अपने कलीग से, आप अपने गाइड से एक बार भी पूछ सकते हो, एक बार भी बता सकते हो उनको कि हमारा पेपर जो है आप लीजिए और आप पढ़िए। बहुत से केसेस में हमने ये भी देखा है कि अपना पेपर को कोई दिखाना नहीं चाहता किसी दूसरे को, बस उसको वो किसी जर्नल में सबमिट कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि ये हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई आइडिया ना चुरा ले, होता है बहुत सारे केसेस में हम मानते हैं कि आइडिया ना चुरा ले। लेकिन आप देखिए कि अगर आप किसी अपने फील्ड के किसी एक एक्सपर्ट को अपना पेपर दे रहे हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि रातों रात आप उससे ज्यादा ज्यादातर केस में आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो नहीं सकते। तो पेपर को हमेशा पीयर रिव्यू में डालना, और ये चीज है जिसको मैंने रिलीजियसली अपने थ्रू आउट कैरियर में अप्लाई किया है कि मैं अपना पेपर को सबको बोलता हूं कि आप पढ़िए, और बुरा है, ठीक है, अच्छा है, घटिया है, जो भी है आप अच्छे से बोलिए। मतलब critical evaluation of the paper is the most important thing in a publication thing. So a well published paper is the outcome of very good number of critical evaluations. तो जो आदमी आपके सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, जिसको आपके सब्जेक्ट के बारे में पता है, जिसको आपको जो आपको लगता है कि ये आदमी मेरे मेरे पेपर को ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो उसको दिखाइए।
उसको दिखाने के बाद उसका व्यू लीजिए और उसके व्यू को लेके उसको फिर इनकलकेट करना है कि पेपर को ये करना है। तो पेपर को जो पब्लिश किया जाता है उसको बोलते हैं जनरली एक चर्निंग प्रोसेस। चर्निंग मतलब जैसे आप अगर देखेंगे तो एक थ्रू सीरीज ऑफ फिल्टर होते जाता है कि एक जगह पे आपका पेपर बस आपने लिख दिया और वो पेपर अच्छा हो गया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो आपको उस पेपर को मतलब जैसे लोहे को आप हथौड़े से मार के ये कर गरम करके फिर हथौड़े से मार के एक बनाते हो, तो उसी तरह से पेपर भी एक उसी तरह का ही चीज है। तो आप ये सब देख लीजिएगा कि पीयर के साथ और इवैल्यूएशन के साथ जर्नल फाइंडर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये बस टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का यही है कि कुछ हद तक आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई आदमी ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आपको अच्छा इनपुट दे पा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली उनके साथ पहले बात कीजिए, फिर उसके बाद आप जनरल फाइंडर पे या कहीं पे डाल दीजिए। फिर ये हो गई हमारे किसको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे पब्लिश करना है, ये हो गई उस सब की बातें। अब एक ओवरऑल व्यू दिया जाए कि अगर आपको अच्छे पेपर में पब्लिश करना है तो आपको क्या क्या करने पड़ेंगे। तो इसका ये एक हमने एक छोटा सा एक समाधान निकाला है कि किस तरह से ये चीजें आप देख सकते हैं। तो पहले आता है कि आइडेंटिफाइंग रिसर्च टॉपिक्स। ठीक है, ज्यादातर केस में जैसे मैंने बताया कि टॉपिक कभी कभी ज्यादातर केस में स्कोप से बाहर होते हैं। तो आप कभी भी किसी जर्नल में अगर दे रहे हैं, किसी भी पेपर लिख रहे हैं, तो फिर आप उस जर्नल का स्कोप पहले देख लीजिएगा कि आप उस स्कोप में आते हैं कि नहीं। तो आइडेंटिफाइंग द रिसर्च टॉपिक में ये सबसे बड़ा टॉपिक आ जाता है कि ये करंट होना चाहिए। आजकल जो जमाना जो है वो रियल टाइम बेसिस पे चल रहा है। रियल टाइम बेसिस मतलब अभी पब्लिकेशन होता है और लोग अभी पढ़ते हैं। आज रात पब्लिकेशन हुआ तो फिर दुनिया भर के सारे लोगों को पता लग जाता है कि आपका आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। तो दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। तो टॉपिक जो होता है वो करंट होना चाहिए। जैसे कोविड-19 के ऊपर अगर देखा जाए तो कोविड-19 सिर्फ 2 साल ही हुए थे, लेकिन कोविड-19 के ऊपर अक्रॉस द डिसिप्लिन इतने पेपर पब्लिश हुए जितने लास्ट 5 साल में किसी मतलब जनरल टॉपिक के ऊपर भी नहीं हुए थे। तो टॉपिक जो होता है वो करंट होना चाहिए। करंट मतलब अभी रियल टाइम बेसिस पे होना चाहिए, जिसका अभी करंट सिचुएशन में ज्यादा इम्प्लीकेशंस हो। तो ये हो गया एक बात। आपका टॉपिक अपडेटेड भी होना चाहिए, करंट और अपडेटेड होना चाहिए। सो वो कैसे होता है कि कीप अपडेटिंग द नॉलेज इन योर फील्ड एंड योर सेंस, कीप योर सेंस ओपन। मतलब अपने गूगल स्कॉलर में या फिर अपने यहाँ पे वेब ऑफ साइंस के इंडेक्सिंग में आप अपना वेब अलर्ट डाल सकते हो। वेब अलर्ट मतलब अगर उस फील्ड में कोई एक आर्टिकल पब्लिश होता है तो गूगल स्कॉलर आपको एक अलर्ट भेज देता है आपके मेल के ऊपर कि ये नए आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इस हफ्ते इस टॉपिक के ऊपर। तो वहां पे आपको एक अपडेटेड चीज मिल जाता है, आपको अपडेटेड नॉलेज मिल जाता है कि आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। तो ये गूगल स्कॉलर का ये अलर्ट वाला फीचर आप लोग यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। या फिर किसी भी ऑथर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस ऑथर को फॉलो कर लीजिए, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है कोलैबोरेट विद पीपल इन एंड आउट ऑफ योर फील्ड। तो अगर मान के चलिए कि मैं टूरिज्म साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो मैं अपने टूरिज्म के लोगों को पूछूंगा और साइकोलॉजी के लोगों को पूछूंगा। तो इन एंड आउट का मतलब होता है कि जो अलाइड फील्ड है उनका भी व्यू लीजिए। बहुत से टाइम पे क्या होता है कि हम लोग कुछ नया ढूंढ नहीं पाते हैं या फिर हमारे डिसिप्लिन में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, लिमिटेड स्कोप है, तो हम ज्यादा अंदर नहीं जा पाते। तो उस जगह पे आप लोग एक अलाइड डिसिप्लिन का भी मतलब हेल्प ले सकते हैं। जैसे मेरे केस में मेरा जो जितना छोटा सा सक्सेस है वो इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपने को खुद को कभी टूरिज्म के अंदर छुपा के नहीं रखा। rather than that I went and ventured into other fields also। तो वो चीज आपको थोड़ा सा कोलैबोरेट करना पड़ सकता है। तो इन्वेस्ट टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द पेपर। इन्वेस्ट टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द पेपर मतलब पेपर में ज्यादातर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस ऑफ पेपर राइटिंग प्रोसेस होता है, जनरली लोग क्या बोलते हैं कि आइडिया पहले आ जाए फिर पेपर लिख लेंगे। लेकिन जब तक आइडिया को आप पेपर के ऊपर नहीं लाते तब तक वो पेपर नहीं है। तो ये एक चीज जो है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि
जब आप पेपर किसी भी आइडिया आता है तो उसको पहले पेपर पे लाइए, ठीक है। एंश्योर पेपर इज फिलिंग द गैप इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। और ये जो पेपर है उसके बारे में कहीं किसी दूसरे ने तो बोला नहीं, तो अगर वो बोला है तो फिर मेरा पेपर किस तरह से लिटरेचर को कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि रिसर्च कौन सा रिसर्च गैप को आपका पेपर जो है एड्रेस कर रहा है। प्रोवाइड द रीडर जस्टिफिकेशन टू इन्वेस्ट टाइम इन रीडिंग योर पेपर। कोई भी आदमी का, कोई भी रीडर का जो समय होता है, जैसे आप लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, तो ये जो आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप अपना एक वैल्यूएबल टाइम मुझे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही आपको दे रहा हूं, लेकिन आप लोग भी अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दे रहे हैं। तो एज ए स्पीकर और एज एन ऑथर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाता है कि रीडर जो अपना टाइम दे रहा है उसको अच्छे से जस्टिफाई करे कि आपको वो क्यों टाइम दे। अवॉइड सिली और माइनर मिस्टेक्स इन द पेपर। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि पेपर बहुत अच्छे से लिखा गया है लेकिन एक छोटा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया जो एम्बैरेसिंग होता है। तो आपने सब कर लिया लेकिन ये छोटा सा मिस्टेक आप रह गया है, तो आप कॉपी एडिटर के पास जा सकते हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं कि आप या फिर आपके दोस्त जो हैं जो अच्छा लिख पाते हैं किसी भी भाषा। मैं हमेशा बोलता हूँ भाषा का कोई मतलब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन भाषा भी कभी कभी सब कुछ होती है। जैसे अगर फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली वी जनरली एंड नॉर्मली पब्लिश पेपर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट दैट करेक्ट, तो वहां पे होता क्या है कि जो आदमी आपका पेपर पढ़ रहा है उसको समझ नहीं आता है, या फिर उसको लगता है कि इसीलिए स्पेनिश या चाइनीज ये सब ऑथर अपना कॉपी एडिटिंग सर्विसेज ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपके पास उतना रिसोर्सेज हैं कि आप कॉपी एडिटिंग सर्विस ले पा रहे हो तो लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप अपने एक मित्र से भी आप अपना हेल्प ले सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू जिसके ऊपर मैंने इतना सारा बात कर लिया, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है, तो आप बस जान लीजिए कि टेबल बनाना है, सीख लीजिए। लिटरेचर रिव्यू का टेबल क्या होता है कि बेसिकली आप जो पढ़ रहे हैं पेपर का नाम, उसका आउटपुट क्या है और वो कौन सा गैप को फिल कर रहा है, तो उस हिसाब से एक टेबल बना लीजिए। तो जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे उस टेबल को अपडेट करते जाइए। बहुत से लोग होते हैं कि पेपर पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उसको टेबल नहीं बनाते। टेबल नहीं बनाएंगे तो आप प्रोग्रेशन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो पहले अपना टेबल बनाइए, और वो ज्यादातर एक्सेल में बनाएं तो अच्छा, फिर उसको बाद उसको वर्ड में लाके आप अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इट इज नॉट हु सेड व्हाट बट सो व्हाट, ठीक है। मतलब ये कभी मायने नहीं रखता है कि किसने, कौन सा ऑथर ने क्या बोला, रादर क्या बोला, ठीक है, और उससे क्या निकला, सो व्हाट, उससे क्या निकला, तो वो आपको ज्यादा पूछना है। इंडियन पेपर्स टेंड टू फोकस मोर ऑन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, गेटिंग द बैलेंस राइट बिटवीन रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर रिव्यू अगर आपका सही भी हो गया, लेकिन मेथोडोलॉजी अगर सही नहीं रहा, जो कल हम बात कर रहे थे मेथोडोलॉजी के बारे में, तो फिर आपको एक बैलेंस बनाना रखना पड़ेगा। एक पेपर जो होता है वो बेसिकली एक पेंटिंग की तरह होता है, जिसमें कि एक ड्राइंग होता है, कलर होते हैं और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ये सारी चीजों में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों में जब बैलेंस रखते हैं तो आप लिटरेचर रिव्यू के साथ मेथोडोलॉजी भी अच्छा है, एनालिसिस भी ठीक किया गया है, डिस्कशन में प्रॉपर डिस्कशन है। डिस्कशन जब आप लिखते हैं वो आप आगे में देखेंगे कि डिस्कशन कैसे लिखना है। फिर मेथोडोलॉजी शुड बी बेस्ड ऑन इंक्वायरी, स्टडी एंड नॉट चॉइस ऑफ द जर्नल्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इस जर्नल में ये वाला मेथोडोलॉजी फॉलो किए हैं, क्वांटिटेटिव पेपर ज्यादा पब्लिश होते हैं, तो क्या तो आपके इंक्वायरी, फील्ड ऑफ इंक्वायरी में जो मेथोडोलॉजी सबसे ज्यादा होता है आप उसी के ऊपर अपना पेपर लिखिए। जर्नल के हिसाब से आप अपना मेथोडोलॉजी को चेंज मत कीजिए। तो गेटिंग न्यू टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी इज एक्साइटिंग, लेकिन उसमें वही प्रॉब्लम है कि मतलब न्यू टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो फिर कौन से चीज में रिस्क ले रहे हो, क्या आप किसी एक नया मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी शुड बी एलैबोरेट, मिक्स्ड मेथड्स आर कमिंग अप, सो मिक्स्ड मेथड्स आर बिकमिंग द सोर्सेस। मिक्स्ड मेथड मतलब ना वो सिर्फ क्वालिटेटिव है ना वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है। तो नंबर्स और वर्ड्स दोनों का, आइडियाज और नंबर्स दोनों का जब आप मिश्रण करते हो और आप यूज करते हो, तो वो आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड वर्क आया है कि वो अच्छा हो जाता है। डिस्कशन में
ज्यादातर हम देखते हैं कि डिस्कशन में एनालिसिस के जैसा लिख देते हैं कि ये हमारा फाइंडिंग निकला, लेकिन इसमें क्या होता है कि डिस्कशन शुड बी रीड द पब्लिश पेपर्स इन द जर्नल बिफोर सबमिटिंग द पेपर। और उसमें क्या होता है कि आपको डिस्कस करना पड़ता है कि पहले क्या हुआ था, पहले जो स्टडीज हुए थे उसमें क्या रिजल्ट निकल के आए थे, मेरे में क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, अगर डिस्क्रिपेंसी है, अगर डिफरेंस है तो वो क्यों है। तो ये सबको आपको देखना पड़ेगा। तो एकेडमिक एडिटर्स में हेल्प में आल्सो सॉर्ट, मतलब आपको अगर आपका कनेक्शन है या फिर आप कनेक्ट कर पा रहे हो फेसबुक पे ये पे, तो आप एक मेल भेज सकते हो कि ये सही है क्या, तो एक बार आप पूछ भी सकते हो। डेटा इज द डेटा लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। टाइम सीरीज डेटा इज मोर सॉर्ट आफ्टर बाय द एडिटर्स। टाइम सीरीज मतलब एक लंबे समय का डेटा, ऐसा नहीं कि बस 2 महीने गए और डेटा कलेक्ट कर लिए। हो सकता है अगर आप फील्ड स्टडी कर रहे हो, अगर उस केस में अगर आप 2 महीने ही डेटा कलेक्ट किए हो तो फिर आपका डेटा इन डेप्थ होना चाहिए, उसमें डेटा में क्वालिटी होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव डेटा स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम बट रिक्वायर डेप्थ। तो वही मैंने बोला कि अगर क्वालिटेटिव डेटा आप यूज कर रहे हो तो उसमें डेप्थ होना जरूरी है। ऐसा तो कोई भी लिख सकता है कि इससे ये होता है, मतलब ऐसा तो कोई भी लिख सकता है कि अगर गांव में पैसा ज्यादा हो जाए सबके पास तो झगड़ा ज्यादा होता है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, लेकिन वो क्यों होते हैं। एज एन ऑथर ये आपका बन जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको डेटा में अच्छी तरह से बताना है कि आपको क्या क्या मतलब क्यों होता है, और क्वालिटेटिव डेटा है तो फिर आपका डेप्थ होना चाहिए डेटा में। फाइनली फाइंडिंग द राइट जर्नल्स, जैसा मैंने आपको बता चुका हूं कि क्या क्या जर्नल में क्या क्या फाइंडिंग हो सकते हैं। फिर लेटर ऑफ सबमिशन और लेटर टू द एडिटर, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप लेटर ऑफ एडिटर में आप थोड़ा सा कैची कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि आपने क्यों इस जर्नल को चुना अपने पेपर को देने के टाइम पे। तो ये हर जर्नल में, ज्यादातर अच्छे जर्नल में रहता है लेटर ऑफ सबमिशन और लेटर ऑफ एडिटर, जो लेटर टू द एडिटर। तो ये एडिटर को पता लगता है कि आपका मेथोडोलॉजी, आप अगर एक थोड़ा सा और टाइम निकाल के आप एडिटर का काम आसान करने के लिए अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करके शॉर्ट फॉर्मेट में आपका पेपर दे पाओ तो और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पेपर को पब्लिश होने में। फाइनली ऑथर्स एम, ये एक आप फॉर्मूला ही समझ लीजिए कि ऑथर्स एम आप कैसे अच्छा पब्लिकेशन कर सकते हैं कि ऑथर्स एम शुड बी नॉट टू गेट रिजेक्टेड। एक्सेप्ट होना नहीं होना वो बात की बात है, आपका पहला एम होना चाहिए कि आपको रिजेक्ट नहीं होना है। एडिटर्स रोल शुड बी टू एक्सेप्ट गुड पेपर्स। तो आपको ऑथर का काम यही है, एज एन ऑथर आपका काम यही है कि आपने पेपर को रिजेक्ट होने से कैसे बताएं और एडिटर को थोड़ा हेल्प करें। और एडिटर को ये रोल ये है कि जैसे ये हमारे, अगर मैं एडिटर हूं तो मैं ज्यादातर ये देखता हूं तो मुझे एक अच्छा पेपर मिल रहा है तो मैं इसको पब्लिश करने के लिए जैसे भी हो मतलब पब्लिश करूंगा। ऑथर्स नीड टू वर्क इन लाइन विद द एडवाइसेस ऑफ द एडिटर्स एंड रिव्यूअर्स। बहुत से केस में होता है कि ऑथर को लगता है कि यार ये एडिटर जो बोल रहा है ये सही नहीं है, या फिर ये जो रिव्यूअर बोला है वो कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल बोल दिया है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे जो जज है वो बेसिकली आपके एडिटर और रिव्यूअर है। तो जब आप जज बनोगे तो फिर आपको डिसीजन लेने का चांस मिलेगा, लेकिन जब आपका पेपर ये पे है तो फिर आप एडिटर और रिव्यूअर की बातों के हिसाब से ही जाइए। ऑथर शुड बी बोल्ड बिकॉज नोबडी लाइक्स टू बिकॉज नोबडी विल आस्क हु यू आर। तो जब आप लिख रहे हैं तो आपका लिखना कुछ ऐसा होना चाहिए कि बोल्ड, मतलब जो दिखाता हो कि आप हो क्या। और क्योंकि कोई भी आपको आके पूछेगा नहीं कि आप कौन हो, ठीक है, प्रियकृष्ण मोहंती कौन है वो कोई भी आके हमें नहीं पूछेगा। तो आपको ही बताना पड़ेगा कि आपका पेपर क्या बताना चाहता है, किस तरह से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो स्टैंड बाय योर पेपर एंड फाइनली दे शुड एम फॉर बिग। तो ये हमेशा मैं ये करता हूं कि एक रिसर्चर का सबसे बड़ा एम ये होना चाहिए कि हमेशा एक बड़े सोच में रहिए। छोटे चीजों में, शॉर्टकट्स में आप, हो सकता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आप थोड़ा सा नाम कमा लो, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में सिर्फ आपका जो, अगर आपका थिंकिंग बिग है, विजनरी आप हो तो फिर आगे जाओगे। तो इसी के साथ हम अपना व्याख्या खत्म करते हैं। धन्यवाद आप सबके समय के लिए, और आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच।